आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेट पे करंट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, आज हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैग्नेट होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में चुंबक बोलते हैं। अभी तक जानते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट किसी भी सब्सटेंस को या बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले या रिपल कर ले, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। उसी को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। It is a substance which has been attractive and directive properties। मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का प्रवृत्ति रखता हो, गुण रखता हो, या फिर डायरेक्टिव मतलब उससे रिपेल करने का गुण रखता हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, दूसरे भाषा में देखेंगे, साधारण भाषा में, कि इट इज एन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विच अट्रैक्ट और रिपेल पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी निकेल को, आयरन को, स्टील को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले या फिर इसको रिपेल कर दे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। वे सभी सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल्स होते हैं, दूसरे साउथ पोल्स होते हैं। एनी मैग्नेट कंटेन टू पोल्स। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट कंटेन टू पॉइंट्स। ठीक है, सेम उसी तरह एनी मैग्नेट कंटेन टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल क्या होता है? द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब जब किसी मैग्नेट को फ्री सस्पेंड किया जाए, बिना किसी लगाव के उसको लटकाया जाए, ठीक है, तो जो इन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा, और जो इन साउथ डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, और दो पोल होगा। ठीक है, तो एक पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा तो दूसरा साउथ की तरफ जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो दो ही पॉइंट्स होगा, अगर नॉर्थ की तरफ जाएगा तो दूसरा साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। हर आदमी का कुछ ना कुछ गुण होता है, अगर मैग्नेट है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज है। अब दो पोल्स हुआ, एक साउथ पोल से एक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अगर साउथ साउथ हुआ या नॉर्थ नॉर्थ हुआ तो साउथ साउथ को बोलेंगे सेम या लाइक पोल। ठीक है, और एक साउथ हुआ एक नॉर्थ हुआ तो हम लोग बोलेंगे एक को साउथ दूसरा को नॉर्थ, मतलब अपोजिट पोल या अनलाइक पोल। हम लोग देखेंगे लाइक पोल या सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। मतलब कि अगर दोनों नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, या फिर दोनों साउथ पोल होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां जाएगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर जाएगा। वैसे इसका फोर्स अट्रैक्शन दूसरे, इसका फोर्स ऑफ एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से सटेगा नहीं जब तक कि दोनों अपोजिट पोल ना हो जाए। दूसरा में अनलाइक पोल। अनलाइक का पोल का अर्थ हुआ सेम पोल। ठीक है, तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अनलाइक को अपोजिट पोल कहते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, और लाइक को सेम पोल, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर। अब क्वेश्चन है कि जब मैग्नेट टूटता है, ठीक है, मैग्नेट जब ब्रोकन होता है तो ब्रोकन हुआ पार्ट एक दूसरे से फिर अटैच नहीं हो पाता है। क्या कारण से? तो कारण से जैसे मैग्नेट टूटेगा, ठीक है, अगर यहां से ब्रोक हुआ तो ब्रोकन हुआ तो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, या फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आप पढ़े हैं कि दोनों लाइक पोल या सेम पोल रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। यही कारण है कि कभी वो आपस में जुटेगा नहीं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब जैसे मैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नेट यहां पे रखा गया है, जिस पोजीशन पे रखा गया, जिस जगह पे रखा गया, जिस सराउंडिंग में रखा गया, वो सराउंडिंग, वो मैग्नेट, ठीक है, वो अपना एक प्रभाव छोड़ेगा, एक गुण छोड़ेगा, जिस प्रभाव को, जिस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ठीक है, और जब वो
इफेक्ट छोड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ठीक है, तो जब खींचेगा, जिस पाथवे से अट्रैक्ट करेगा, जिस पाथवे से एक दूसरे को रिपेल करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग देखेंगे कि अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, कैसे ट्रेस होता है। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम बताया कि जब भी आप मैग्नेट रखेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अपने सराउंडिंग एक प्रॉपर्टीज क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। इसी फील्ड को अगर मैग्नेट क्रिएट करता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अपने आसपास एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अपने कोई भी आदमी, हर ऑब्जेक्ट, हर पर्सन अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक सराउंडिंग क्रिएट किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला है मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलेंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी डिटेक्ट। कह रहा है कि कोई भी मैग्नेट अपने आसपास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो या हो सकता है अट्रैक्शन हो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। ठीक है, बी के ऊपर एक एरो रहेगा, एक वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करता है। इट्स ऐसा नहीं टेस्ला, इसका ऐसा नहीं टेस्ला है जो बिग यूनिट है। क्या है, बिग यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है। इसका नाम एक अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाम पे रखा गया। स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, गॉस होता है, जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखे कि हर मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड, एक स्पेस क्रिएट करता है, एक प्रॉपर्टी छोड़ता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ेगा, रिपल्सन छोड़ेगा, तो एक पाथवे क्रिएट होगा। जो पाथवे क्रिएट होगा, उसी पाथवे को हम लोग वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। जैसे ये यहां से इस तरफ आया, यहां से इस तरफ आया, या फिर इसको रिपेल करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आगे देखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे, द पाथ ट्रेस्ड बाय ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। मतलब कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के द्वारा एक पाथ ट्रेस किया जाता है। ठीक है, फ्री टू मूव अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मान लीजिए कि आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, यहां से एक पाथवे ट्रेस किया गया। ठीक है, तो इसी पाथवे को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये कोई जरूरत नहीं है कि डाउनवर्ड की तरफ ही होगा, ये हो सकता है कि अपवर्ड की तरफ भी हो। ठीक है, तो कह रहा है द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, मतलब किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ फ्री टू मूव अंडर इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फ्री मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया था, एक पाथवे क्रिएट किया था। इसी पाथवे को, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा किया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से किया जा रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटेड कहां होता है, नॉर्थ पोल से, और एंडिंग कहां होता है, साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब कि आउटसाइड द मैग्नेट
magnetic field is originated from North Pole and ending at South Pole. First point. Second, it is originated for South Pole and ending for North Pole inside the magnet. मतलब कि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से शुरू होगा और नॉर्थ पोल की तरफ खत्म होगा। ऐसा क्या कारण है कि साउथ नॉर्थ से शुरू होगा और साउथ पे खत्म होगा बाहर की तरफ से, और साउथ से शुरू होगा नॉर्थ पोल पे खत्म होगा अंदर की तरफ से? तो कारण है कि बाहर वाला जो पार्ट हो रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है। जैसे ये दिखना बंद हो जाएगा तो मैं इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये साउथ पोल यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे सीइंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सीइंग लाइंस हो जाएगा, तो मानेंगे कि अब यहाँ से नॉर्थ पोल शुरू हो गया। तो अंदर की तरफ शुरुआत जो होता है साउथ से होता है और खत्म कहाँ पे हो? नॉर्थ पे होता है। तीसरा, एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, पोल पे एक दूसरे के क्लोजर होते हैं। जैसे जैसे पोल से दूर जाते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हटते हुए प्रतीत होते हैं, एक दूसरे से दूर पे चले जाते हैं। कुछ इस तरह का फोटो आएगा, ठीक है। इसका कारण कि पोल पे, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होने के कारण यहाँ पे ये काफी एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए वो दूर भागता हुआ प्रतीत होता है। थर्ड, एक दूसरे के पैरेलल्स होंगे, ठीक है, एक दूसरे के समान दूरी पे होंगे। नेक्स्ट, एक दूसरे को कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। कारण है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक बार में दो प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। और नेक्स्ट में कि ये क्लोज सर्किट होगा, क्या होगा? क्लोज पाथवे होगा। देख रहे ना कि क्लोज पाथवे होगा। इस तरह से हम अगला टॉपिक में प्रॉपर्टीज को लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो सबसे पहले ये कोई मैग्नेट हुआ, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन एट साउथ पोल। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पे आके खत्म होता है। It is originated from North Pole and end at South Pole outside the magnet। मतलब बाहर, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे आके खत्म होगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से शुरू होगा, साउथ पोल पे आके क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड एट नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा तो हमें कल्पना करेंगे कि शुरुआत होगा साउथ पोल से और खत्म होगा नॉर्थ पोल पर। चूंकि यहाँ से ये विजिबल पार्ट नहीं होता, तो जहां से वो विजिबल पार्ट नहीं होगा वहां से दूसरा एंडिंग शुरू हो जाता है। थर्ड में कह रहा है इट इज क्लोजर टू ईच अदर। मतलब ये पोल के काफी नजदीक, देख रहे हैं, क्लोज है। क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल पे क्या होता है? काफी क्लोज होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर बढ़ेंगे वैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ से वो एक दूसरे से वाइडली होंगे, दूर जाएंगे। चौथा में इट इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। आप एक देख रहे हैं कि क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व क्रिएट कर रहा है। इट इज पैरेलल टू ईच अदर। हमेशा एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा, बराबर गैपिंग पे होगा। नेक्स्ट में इट इज डू नॉट इंटरसेक्ट एंड क्रॉस ईच अदर। मतलब ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, पार नहीं करेगा। कारण कि एक टाइम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही डायरेक्शन को शो करेगा, इसीलिए कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे हम कुछ देखेंगे कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या किया। अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज हम देखेंगे। ओरेस्टेड सबसे पहले एक वायर लिए, उसको किसी कंडक्टर से, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को अधिक किए, उस पर लपेट दिए, ठीक है, और लपेट को दोनों वायर के एंड को एक बैटरी से कनेक्ट की। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसमें करंट फ्लो ऑटोमेटिक शुरू हो गया। जब करंट फ्लो शुरू हो गया
ठीक है, उसके आसपास, कंडक्टर के आसपास छोटा छोटा आयरन नेल रखे, ठीक है, छोटा छोटा आयरन नेल रखे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत क्यों पड़ा, क्या कारण था कि हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए। तो कारण ये था, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में को एक्टिव करने का मेन मोटो था कि कम एनर्जी खर्च करके, खपत करके अधिक एनर्जी क्रिएट करे, अधिक एनर्जी लगाया जाए, मिलाया जाए, लिया जाए। इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का इन्वेंटेड किया, ठीक है। तो उन्होंने एक वो कंडक्टर लिया, बैटरी से कनेक्ट किए, आयरन के छोटे छोटे नेल लिए, जैसे बैटरी से वो कनेक्ट किए तो देखे क्या कि जितने भी आयरन नेल है वो क्या हुआ, अट्रैक्ट होना शुरू हो जा रहा है किसके पास, तो वो जहां पे वायर लपेटा गया है कंडक्टर की तरफ, वो छोटे छोटे आयरन नेल कलेक्ट होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। वो तब तक इकट्ठा हो रहे हैं, तब तक अट्रैक्ट हो रहे हैं जब तक कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जैसे करंट देना बंद कर दिया गया, फिर वो एक दूसरे को छोड़ दिए, फिर करंट दिया गया, फिर अट्रैक्ट किए। वो तब तक अट्रैक्ट रखे, तब तक जकड़ के रखे, पकड़ के रखे जब तक कि आप एनर्जी दिए, आई मीन करेंट दिए, करंट देना बंद, ठीक है, वो जकड़न पकड़न बंद हो गया। तो रोस्टेड बोला, ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी भी कंडक्टर में हम जब करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, करंट को फ्लो कराएंगे तब तक वो मैग्नेटिक की तरफ वर्क करेगा, मैग्नेट की तरफ वर्क करेगा जब तक कि उसमें करंट होगा, ठीक है। करंट देना बंद, मैग्नेटिक फील्ड देना बंद। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का ओरस्टेड का मेन मोटो था कि कम एनर्जी खपत करके अधिक एनर्जी क्रिएट किया। अब देखेंगे कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हमको मिला। देखेंगे ओरस्टेड क्या क्या बोला, कह रहा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अराउंड एवरी कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट देन इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड आप करंट दोगे तो अपने आसपास क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस से पता चला। फिर कह रहा है इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म फॉर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, चुंबक का गुण प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एंड्रॉयड मेरिन एम्पियर था, जो एक मैथमेटिशियन था और फिजिक्स भी था। उन्होंने एक रूल का इन्वेंशन किया और उस रूल का नाम रखा एम्पियर स्विमिंग रूल्स, ठीक है। अब वो रूल क्या कहता है, तो कहता है वो रूल, अब रूल कहता है, एंड्रॉयड मेरिन एम्पियर था जो मैथमेटिशियन था और फिर फिजिक्स भी था, फिजिक्स का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उन्होंने एक रूल का ना खोज किया जिस रूल का नाम रखा एम्पियर स्विमिंग रूल। उन्होंने कहा लेफ्ट ऑब्जर्वर इमेजिन हिमसेल्फ, मतलब कोई ऑब्जर्वर हो वो आप में कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, टू बी स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। मतलब जैसे वो नॉर्थ पोल, ठीक है, कल्पना कर रहा है कि किसी कंडक्टर को नॉर्थ पोल के साथ ले रहा है, करंट का डायरेक्शन अगर उसी डायरेक्शन में, तो देख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेट कंपास का निडल है, वो कहां झुक जा रहा है, नॉर्थ की तरफ झुक जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ झुक रहा है। देखिए यहाँ कहां झुका, नॉर्थ की तरफ झुका, और यहाँ भी क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ झुका, ठीक है। लेकिन जैसे उल्टा करेंगे, फिर यही कंडीशन जब ये करेंगे तो फिर इसके अगेंस्ट जाएगा नॉर्थ की तरफ। तो उन्होंने कहा कि कोई कल्पना करने वाला है, कोई इमेजिन करने वाला हो, ठीक है, या अपने आप से इमेजिन कीजिए कि कंडक्टर के अगेंस्ट आप करंट को फ्लो करा रहे हैं और वहीं पे एक मैग्नेट का निडल रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैग्नेट का जो निडल होगा वो कहां मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हाथ की तरफ आपको क्या करेगा, मूव करेगा। इसी के आधार पे इन्होंने एक रूल दिया, ठीक है, मैक्सवेल, ठीक है। अब इसी रूल को पढ़ के समझ के मैक्सवेल ने एक रूल दिया जिसका नाम था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब देखते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। देखे थे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में क्या बताए थे, मैक्सवेल बोले थे कि अपना राइट हैंड को इस तरह से लो कि थंब करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, और जो कर्ली फिंगर है, मुड़ा हुआ फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को शो करेगा। तो बोला दिस, जब थंब ऊपर की तरफ जाएगा क्या होगा,
कि जब थंब ऊपर की तरफ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब थंब नीचे की तरफ जाएगा तो करंट नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस रूल इमेजिंग द स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो थंब था वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट किया, देन कर्ली जो फिंगर है वो क्या चीज को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेगा। इसी रूल का दूसरा नाम है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। और मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल क्या कह रहा है कि इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जो आप ड्राइविंग क्रॉक खोलने वाला जो वो स्क्रू गेज होता है, ठीक है, उसका जो हैंडल होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा, ठीक है, और तब उसका नीचे वाला पॉइंट निडल पॉइंट क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। अब आप क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, क्या लेते हो, जब आप क्लॉकवाइज लेते हो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज लेगो तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेगो तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। और इससे हमको एक सोचने के लिए नोट मिला कि जब करंट का अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो हम इंडिकेट करेगा करंट के डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होगा। इसी नोट को हम लोग लिखेंगे, व्हेन करंट फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, हमने लिख दिया नोट में, व्हेन करंट फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड व्हेन करंट flowing downward direction then magnetic field lines anti clockwise direction। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसी को देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में कितने तरह से पैटर्न को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप, कितने शेप से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, पहला स्ट्रेट कंडक्टर होगा, दूसरा सर्कुलर रूप होगा, और तीसरा सोलिनॉइड्स होगा। अब बारी बारी से एक एक करके देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट क्या होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग एक कार्डबोर्ड लेंगे, आयरन के छोटे छोटे नेल्स लेंगे, वायर लेंगे, आर्मीटर लेंगे, बैटरी लेंगे, स्विच लेंगे, रेजिस्टर लेंगे, और सभी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि करंट अपवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो हो, क्या हो, करंट अपवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो। और इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से कनेक्ट होगा कि करंट अपवर्ड की डायरेक्शन में होगा। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को याद रखेंगे, जब करंट अपवर्ड की तरफ जाएगा थंब करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। अब देखेंगे इस तरह से, तो हम लोग का कर्ली फिंगर किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो इस पे आयरन नेल्स होंगे वो सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी इसी एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। अब इसी चीज को देखेंगे, क्या क्या लिए, टेक ए थिक स्ट्रेट कंडक्टर एंड पास थ्रू अ सेंटर ओ, मतलब एक कंडक्टर लिए वो से वायर को काट के थिक से पास करा, कार्डबोर्ड से पास करा, कनेक्टेड द एंड ऑफ कंडक्टर टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू रियोस्टेट की एंड आर्मीटर, मतलब उसको बैटरी से कनेक्ट किए, की से कनेक्ट किए, रियोस्टेट से कनेक्ट किए और आर्मीटर से कनेक्ट किए, सो दैट करंट फ्लो फ्रॉम वायर अपवर्ड। और इस तरह से कनेक्ट किए कि जो करंट हो अपवर्ड की तरफ हो, और उसमें छोटे छोटे आयरन नेल को रख दिए। अब जैसे आप नीचे से करंट फ्लो कराएंगे, बैटरी से करंट देंगे, तो जो करंट अपवर्ड की तरफ का, तो उस पर रखा हुआ आयरन नेल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ कंसेंट्रिक सर्कल मूव करने लगेगा, ठीक है। तो वैसे लिखा, वी स्प्रिंकलर सम आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड, दीज अरेंज देमसेल्फ इन कंसेंट्रिक सर्कल विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जैसे आपने करंट दिया उस पर रखा हुआ छोटे छोटे आयरन्स ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ कंसेंट्रिक सर्कल से मूव करने लगे। कंसेंट्रिक सर्कल का अर्थ सेंटर एक होते होगा और रेडियस बहुत सारा होगा। इससे हमको क्या एक्सपेरिमेंट से मिला, लिखे, इट हैज बीन शोन बाय एक्सपेरिमेंट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर वायर एट गिवन एज, मतलब इस स्ट्रेट कंडक्टर वायर में हमको क्या क्या मैग्नीट्यूड दिया,
तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर, जो करंट होगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। ऐसे भी जानते हैं कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, घटता है, और डिस्टेंस घटता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से दो पॉइंट हमने डिनोट किया, दो फाइंड आउट किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। दूसरा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, मतलब कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाह रहे हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे डिस्टेंस घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इस तरह से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है। सर्कुलर कैरिंग करंट को देखेंगे, सेम चीज है, बट इसमें करंट को फिर डाउनवर्ड की तरफ लेके आना है। इसमें भी एक कार्डबोर्ड लेंगे, 100 आयरन्स लेंगे, वायर लेंगे, बैटरी लेंगे, की लेंगे, इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि एक पॉइंट पे करंट अपवर्ड की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे पॉइंट पे करंट डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। जब यहाँ पे करंट अपवर्ड में डायरेक्शन में जा रहा हो तो देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो अप्लाइंग मैक्सिमम थंब रूल लगाइए। करंट अपवर्ड की तरफ जाएगा तो थंब करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा, तो कर्ली फिंगर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कि जैसे करंट अपवर्ड की तरफ में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में होगा, फिर करंट डाउनवर्ड की तरफ में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा विद कंसेंट्रिक सर्कल। ये कंसेंट्रिक सर्कल को शो कर रहा है, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को फिर लिखना तो लिख देंगे, ये सर्कुलर लूप इज फिक्स्ड टू द थिन कार्डबोर्ड शीट। इस सर्कुलर लूप को बनाने के लिए थिन कार्डबोर्ड लेंगे। व्हेन ए करंट इज पास थ्रू और सर्कुलर लूप ऑफ वायर, एक सर्कुलर लूप में करंट को पास करेंगे, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप, उसके आसपास जो होगा सर्कुलर के नियर के काफी जो करंट जो होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। एज वी मूव अवे, अब उससे दूर जैसे जैसे जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल वो बनाते जाएगा, जैसे जैसे वो सर्कल बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। तो वही लिखा है, एज वी मूव अवे द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स बिगर, वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, बड़ा बनाएगा। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, सेंटर से जैसे जैसे जाएगा वो स्ट्रेट होगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा स्ट्रेट है बट वो स्ट्रेट होगा नहीं, क्योंकि रेडियस बड़ा होगा, ठीक है, काफी ग्रेटर हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा, थोड़ा सा देखने में लगेगा कि वो स्ट्रेट है बट वो स्ट्रेट होगा नहीं। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल इट कैन बी सीन ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, प्रत्येक लूप में करंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड को देगा, सेम डायरेक्शन देगा। अब यहाँ देखें, अब इसी चीज को हम देखेंगे कि सेंटर पे क्या होगा, तो एक कंक्लूजन मिला, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। मतलब कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, सेंटर पे ही नहीं कहीं भी मैग्नेटिक करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। दूसरा, रेडियस जैसे जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लॉक फेस रूल, उसके बाद इसका सोलेनॉइड देखेंगे। अब क्लॉक फेस रूल क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। कह रहा है क्लॉक फेस रूल में कि इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लो इन क्लॉकवाइज, सर्कुलर वायर का जो फेस होगा उसमें अगर करंट क्लॉकवाइज में होगा तो वो जो फेस होगा वो क्या शो करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल होगा, क्या शो करेगा, साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल। ये कह रहा है कि इफ द करंट अराउंड अ फेस ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर का जो फेस होगा उसमें जो करंट क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फेस ऑफ सर्कुलर वायर द साउथ, तो फेस होगा साउथ पोल। अगर कह रहा है कि जो सर्कुलर वायर के फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो वो जो फेस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब इस रूल के बाद
हम लोग देखेंगे कि सोलिनॉइड क्या होता है। देखेंगे सोलिनॉइड भी एक तरह का जस्ट एक कॉइल होता है। इसका मेन मोटो होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना। क्या काम होता है? मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना। देखिए, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंडेड ऑन सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या प्लास्टिक। किसी सिलेंड्रिकल प्लास्टिक पे या कार्डबोर्ड पे अगर कॉपर वायर को बॉन्ड कर दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर, लेंथ डायमीटर से बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। इसका मेन काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना। जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जिससे हेवी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी अधिक जनरेट होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सोलिनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये सिमिलर होगा किसके? करंट कैरिंग कंडक्टर के, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे? तो जैसे एक सर्कुलर या सिलेंड्रिकल कोई भी ट्यूब हो जाएगा, इस पे नंबर ऑफ टर्न चढ़ाकर जैसे हम कॉइल बनाते हैं, वैसे ही आप सोलिनॉइड बना सकते हैं, ठीक है। एक सिरा को बैटरी, दोनों सिरा को बैटरी से जोड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड करंट अधिक देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा, नंबर ऑफ टर्न अधिक देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अधिक प्रोड्यूस होगा। जैसे आपके पंखा हुआ, फिर मोटर हुआ, इस सारे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलिनॉइड के कारण। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन, इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, नेचर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो उसमें कॉइल बनाते हैं उसका नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ करंट पे। तीसरा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, क्योंकि कोर मटेरियल बहुत अधिक मैग्नेटिज्म, बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, किसी भी एबिलिटी को लेता है, मैग्नेटिज्म की एबिलिटी को अपने अंदर गेन करता है, इसीलिए हम कोर मटेरियल का यूज करते हैं। तो कैसे ये प्रोड्यूस करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे? तो नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हो जाएगा तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एबिलिटी होगा अधिक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर प्रोड्यूस। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा, अधिक होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगा, ठीक है, तो इसमें अधिक करंट देना पड़ेगा। तो जैसे अधिक करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अधिक प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाना होगा, दोनों बढ़ाना होगा। तीसरा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जो इसमें रड यूज होता वो किसका होता? कोर मटेरियल्स का होता है, मृदुल होगा, जो बहुत अधिक, बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट के प्रॉपर्टी को क्या करता है? फुलफिल करता है, इसीलिए हम इसका कोर मटेरियल का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो यह एक टेम्पोररी मैग्नेट है, इट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट एंड जस्ट अ सोलिनॉइड विथ इट्स वाइंडिंग ऑन ए सॉफ्ट आयरन को। मतलब यह एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, ठीक है, जो सोलिनॉइड की तरह होता है, या सोलिनॉइड को बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे किसी भी कंडक्टर में आयरन फ्लो करा के हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है? इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होता है? अभी हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्न्स, अमाउंट ऑफ करंट, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगा वो अधिक होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट, जब नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगा तो अमाउंट ऑफ करंट भी हमको क्या करना होगा? अधिक देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में कॉइल आपका क्या होगा? जल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो अमाउंट ऑफ करंट भी हेवी होगा, जब अमाउंट ऑफ करंट अधिक होगा तो वो अधिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तीसरा, लेंथ ऑफ एयर गैप, दोनों पोल्स के बीच का जो लेंथ ऑफ एयर गैप होना चाहिए वो फिक्स इंटरवल होना, ना अधिक दूर, अधिक डिस्टेंस होना चाहिए, ना कम डिस्टेंस होना चाहिए। आखिर इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज क्या है? तो पहला, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो रोटेटिंग डिवाइस होता है उसमें यूज किया जाता है कम इलेक्ट्रिसिटी देकर अधिक एनर्जी क्रिएट करने के लिए। दूसरा, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन, आयरन के बड़े बड़े मास को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने में, ले जाने में लिया जाता है, या लिफ्ट में यूज किया जाता है। तीसरा, मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन वुंडेड, मतलब कि मेडिकल कंडीशन में
आयरन्स के छोटे छोटे नेल्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को भी बार मैग्नेट बोलते हैं। एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखेंगे, दूसरा तरफ परमानेंट मैग्नेट लिखेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। अभी देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट का दूसरा नाम बार मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इट कैन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट अधिक दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। मतलब ये जेव का त्यों रहेगा, इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा। थर्ड में द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन बी चेंज। परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज होगा। अगर करंट बढ़ाएंगे तो इसका चेंज नहीं होगा। चौथा, द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन चेंज। सो पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलरिटी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट पोलरिटी ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट चेंज। इसके पोलरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, लेकिन इसका पोलरिटी हमेशा प्लस और माइनस, मतलब साउथ और नॉर्थ ही होगा, चेंज नहीं हो सकता। अब मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है देखेंगे। द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज क्विट सिग्निफिकेंट। दो मनुष्य के शरीर में दो ऐसा पार्ट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पहला हार्ट, दूसरा ब्रेन। अब एक टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पे वर्क करता है। तो कह रहा है द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो कहते हैं द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ टेक्निक। बेसिस ऑफ टेक्निक एक टेक्निक के आधार पर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कह रहे फ्लेमिंग क्या बोला था, फ्लेमिंग बोला था कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से होल्ड करो, ठीक है, कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कर हुआ कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल पे हो। जैसे दीवार का छत का जो कॉर्नर होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल, तीनों एक दूसरे से इस तरह से होल्ड करो कि तीनों एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। तो कहता है द मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा। देन फोर फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन को इंडिकेट करेगा। यानी कि according to this rule, hold our left hand in forefinger, middle finger and thumbs in such a way they are mutually perpendicular to each other. The middle finger indicate direction of current. Forefinger indicate direction of magnetic field. Then thumb indicate direction of force या motion. Simply जब आप मोटर चलाते हो तो क्या करते हो, आप करंट देते हो, मतलब कि मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तब वो जाके अपना काम करता है, पानी देता है, मतलब फोर्स या मोशन लगाता है। तो सिंपली मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। अब इसके आधार पे हम लोग आगे पढ़ेंगे मोटर कि कैसे मोटर वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि होल्ड आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे, thumb, first finger and middle finger, they are mutually perpendicular to each other when middle finger indicate direction of current. Middle finger क्या कहता है, direction of current. First finger indicate direction of magnetic field. Then thumb indicate direction of force या motion. Simply याद करने के लिए जब आप मोटर चलाते हो, ठीक है, तो करंट स्विच ऑन करते हो, मतलब करंट देते हो, तो मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, दैट इज मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, तब आपको पानी मिलता है। इस तरह से मोटर वर्क करता है। तो मोटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मोटर क्या होता है हम लोग देखेंगे।
मोटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह मोटर का कंस्ट्रक्शन है, एक नॉर्थ पोल हुआ, दूसरा साउथ पोल हुआ मैग्नेट का, ठीक है। उसके बीच में एक कॉइल एबीसीडी हुआ, ठीक है। दो कार्बन ब्रश V1 और V2 के से रिंग R1 और R2 अटैच किया गया। रिंग को कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहते हैं, जो दो हाफ होता है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट किया, रेक्टेंगुलर वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन A to B है, किधर है? करंट का डायरेक्शन A to B। अब मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, शुरुआत नॉर्थ पोल से होता है, एंडिंग साउथ पोल से होता है। तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा तो उस कंडीशन में फोर्स किधर जाएगा? डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ए से बी करंट अपवर्ड की तरफ जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ जाएगा। बी टू सी और सी टू डी दोनों इक्विवेलेंट करंट होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब सी टू डी करंट डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। तो करंट डाउनवर्ड की तरफ आया, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, अपवर्ड की तरफ जाता है, कुछ इस तरह से रोटेट कर नीचे की तरफ जाएगा तो ये पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और इसी तरह हाफ रिंग के बाद फिर अपना पोजीशन रिंग जो होता है R1 R2 की जगह चला जाता है और R2 R1 की जगह चला जाता है, ठीक है। और इस तरह से कंटिन्यूअस करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके ये वर्क करता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसी देखते हैं। जब भी मोटर के बारे में पूछे 5 नंबर के सवाल पूछते, सबसे पहले डिफरेंशियल लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर वर्किंग लिखेंगे, ठीक है। तब जाकर आपको उसको इस तरह से 5 नंबर मिलेगा। अब क्या लिखेंगे, एम देखते हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस प्रिंसिपल वर्क करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, लेट अस कंसीडर ABCD एक क्या है, कॉइल है। ABCD इज ए कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इज रोटेटेड फ्रीली टू पोल्स, दो पोल्स के बीच में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। 2 ends ऑफ कॉइल्स आर सोल्डर्ड हाफ रिंग, दोनों जो एंड है वहां पे हाफ रिंग सोल्डर किया गया है। R1 R2 नाम है, जिसको स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं, ठीक है। इसका काम है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। अगर ये नहीं रहता था करंट का डायरेक्शन क्या होता, रिवर्स नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट। नाउ कम्यूटेटर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस, दोनों कम्यूटेटर को 2 कार्बन ब्रश से कनेक्ट किया गया है। V1 V2 लाइटली फिक्स, मतलब हल्का फिक्स किया गया एट कम्यूटेटर एंड कनेक्टेड है बैटरी, और उसके बाद फिर उसको क्या किया गया, बैटरी से कनेक्ट किया गया। अब इसका वर्किंग देखेंगे कि क्या वर्किंग होता है। वर्किंग देखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इनटू रेक्टेंगुलर कॉइल, जब रेक्टेंगुलर कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे AB से, यानी कि A टू B जाएगा और फिर C टू D जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कहां जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा। अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल AB एंड CD पे, AB और CD पे लेफ्ट हैंड रूल आएगा तो फोर्स AB पे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो लिखा गया, वी फाइंड दैट फोर्स ऑन साइड AB ऑन द कॉइल डाउनवर्ड, देन CD अपवर्ड। आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद R2 R1 पे आ जाएगा, R1 R2 पे चला जाएगा। हाफ रोटेशन, द साइड CD ऑफ द कॉइल कम्स ऑन द लेफ्ट साइड वेयर AB इज राइट साइड, जो CD है लेफ्ट आ जाएगा और AB राइट साइड चला जाएगा। द साइड CD ऑफ द कॉइल इज नाउ ऑन द लेफ्ट साइड विथ ए डाउनवर्ड, तो जो अब CD आएगा वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। फोर्स विल AB इज अपवर्ड, तब AB कहां जाएगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा। द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद। तो द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन to the coil continue to rotate as long as current from the battery is passed through it, मतलब प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद ए R1 R2 पे जाएगा, R1 R2 R1 पे आएगा और एक कंटिन्यूअस होते रहेगा जिससे हमको बेटर करंट मिले। इससे फायदा क्या होगा, द रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कैन ड्राइव अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन। ये शाफ्ट क्या होगा, बड़े बड़े मशीन को क्या करेगा, रोटेट कराएगा, विच भी कनेक्टेड है, जो इससे कनेक्टेड होगा। इस तरह से हम लोग मोटर का क्या क्या देखें। सबसे पहले अगर पूछेगा तो हम लोग मोटर का डिफरेंशियल लिखेंगे, मोटर का प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फोटो बनाएंगे और फिर लास्ट में वर्किंग लिखेंगे। अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग
राइट हैंड रूल क्या कहता है। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। अगर मैग्नेट से हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट डिटेक्ट करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, या उस कंडक्टर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उस कंडक्टर से करंट डिटेक्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। दूसरा इंड्यूस करंट। द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग अ स्ट्रेट वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। जब करंट प्रोड्यूस होगा मूविंग वायर, स्ट्रेट मूविंग वायर में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। मतलब कि इंड्यूस करंट के माध्यम से या इंड्यूस करंट से जो करंट प्रोड्यूस हो गया उस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट। अब हम लोग देखेंगे फ्राडे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फ्राडे क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और फ्राडे एक्सपेरिमेंट करके वो बताया था कि मैग्नेट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले करंट तैयार करने के लिए क्या चाहिए था, तो हम लोग सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लिए थे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था कि मैग्नेट से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किए, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कभी कभी बॉल जलाते हो घर में या फैन चलाते हो तो क्या देखते हो कि स्विच जैसे ऑन किया वो धीरे धीरे बॉल ग्लो होता है, एक प्रोसेस क्रिएट करता है, या फैन का एक प्रोसेस क्रिएट करता है। अब कुछ देर के बाद वो अपने फुल पिकअप पे आता है, फुल रफ्तार पे आता है, फिर, ठीक है, फुल रफ्तार पे आता है, अपना रफ्तार क्रिएट करता है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज किया, कुछ टाइम में बाद कांस्टेंट आएगा। फिर जब आपने ऑफ किया तो देखा कि धीरे धीरे वो क्या हुआ, बंद होना शुरू हुआ, और एक ऐसा टाइम आया जिसके बाद वो क्या हुआ, बंद हुआ। मतलब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। पहले टाइम में इंक्रीज किया, दूसरे टाइम में कांस्टेंट रहा, और तीसरे टाइम में डिक्रीज किया। अगर फैन ऑन किए हो तो क्या मिला, कहां कहां इंक्रीज हुआ और कहां कहां डिक्रीज हुआ। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, लेकिन थर्ड कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ। तो हमको मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड का चेंज चाहिए था, न कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। अब जितना फास्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी जल्दी तैयार होगी, और जितना कम करेंगे उतनी कम होगी। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ना होता तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी था। इसी एक्सपेरिमेंट को फ्राडे ने करके दिखाया। अब देखते हैं कि फ्राडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। फ्राडे और हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक वायर लिए, वायर को स्प्रिंग नुमा बनाकर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अटैच किया, और एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है। बार मैग्नेट को तेजी से उस स्प्रिंग नुमा सबस्टांस के अंदर, कंडक्टर के अंदर तेजी से मूव कराया, ठीक है। तो देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन संभव था, फिर वो तेजी से बाहर की तरफ किया, अब डिफ्लेक्शन फिर भी संभव था, लेकिन कुछ देर के लिए वो रोका तो देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन संभव नहीं था। मतलब कि फर्स्ट प्रोसेस में जैसे वो अंदर के लिए डिफ्लेक्शन तेजी से हुआ, जितना तेजी से लिया, बाहर की तरफ हुआ, फिर भी डिफ्लेक्शन हुआ। अगर बार मैग्नेट को कांस्टेंट किया तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए इस बार मैग्नेट को तेजी से अंदर बाहर फ्लक्चुएट करेंगे, और जितना तेजी से इस बार मैग्नेट को फ्लक्चुएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी तेजी से क्रिएट होगा, उतना जल्दी होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड जल्दी होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अधिक हुआ, एक यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करेगा। जब वो यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करेगा तो कोई भी मशीन इजीली हो चलेगा। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी था, और मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं कितना आसानी से चेंज हो रहा है। मतलब कि जैसे वो रोक रहे हैं डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं हो रहा। इस कंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट
पॉसिबिलिटी है। अब जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अब क्वेश्चन होता है कि क्या पिस्टन कोई हम मूव करा सकते हैं, इस सिस्टम को मूव नहीं करा सकते, तो हम सिस्टम को भी मूव, दोनों में कोई एक फिक्स होना चाहिए, या तो आपका पिस्टन फिक्स होना चाहिए या फिर ये सिस्टम जो बनाया उसको फिक्स होना चाहिए। अब इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ डेरिवेट लिखेंगे कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट किया। अब देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। अब देखेंगे क्या किया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब फ्राडे और हेनरी में क्या हुआ, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव रिलेटेड टू फिक्स्ड मैग्नेट। फिक्स्ड मैग्नेट के अगेंस्ट जब इसको मूव करेंगे तो भी आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड में, ए करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन फिक्स्ड कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉइल। अगर कॉइल्स के मतलब अगर इसमें मैग्नेट मूव करेंगे तो भी आपका इंड्यूस करंट होगा। इसमें अगर कॉइल को मूव कराएंगे, मैग्नेट को फिक्स करेंगे तो भी आपको इंड्यूस करंट होगा। थर्ड में, नो करंट इज इंड्यूस, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा यदि दोनों को स्टेशनरी रखेंगे, दोनों को फिक्स रखेंगे तो। ठीक है। चौथा, when the direction of motion coil is reversed, the direction of current induced in coil also gets reversed। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट का कॉइल रिवर्स होगा तो उसमें जो आपका मैग्नेट भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तीसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे? सॉफ्ट आयरन से अगर इसको बर्निंग करेंगे तो, क्योंकि सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे। ठीक है। थर्ड, मैग्नेट के स्ट्रेंथ को बनाएंगे, मतलब हेवी मैग्नेट आप दोगे तब। और चौथा, स्पीड को इंक्रीज करोगे, या तो मैग्नेट के स्पीड को इंक्रीज करोगे या इस सिस्टम के स्पीड को इंक्रीज करोगे। दोनों में किसी एक की स्पीड को इंक्रीज करोगे तो फिर इसका एबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इस तरह इंड्यूस करंट मिला और इस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। अब आगे आपको देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अपने राइट को इस तरह से लीजिए कि थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करेगा और तीनों लेफ्ट की तरह ही लाइट है। बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल थंब, फोरफिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, इन सच वे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब तीनों एक के साथ म्यूचुअल परपेंडिकुलर परस्पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, कि थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। जब थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, उस कंडीशन में मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट को इंडिकेट करेगा। मतलब कि थंब मोशन या फोर्स को इंडिकेट करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तब मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करेगा। मतलब कि जब आप जनरेटर चलाते हो तो हैंडल लगाते हो, मतलब कि आपने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और जो करंट मिला उस करंट को इंड्यूस करंट देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। दोनों में थंब फोर्स या मोशन को शो करता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और मिडिल फिंगर मोटर में करंट के डायरेक्शन को इंड्यूस करता है और यहाँ इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। जनरेटर चलाने के लिए आपने फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और इंड्यूस करंट दिया, मतलब कि करंट दिया। मोटर में आपने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, फोर्स या मोशन दिया, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे दो तरह का करंट होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो करंट केवल एक और एक ही डायरेक्शन में फॉलो करे, मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रिवर्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। मतलब कि उसका डायरेक्शन एक ही हो, इसकी पोलरिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव है। जैसे बैटरी, कार बैटरी के पोलरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। इसको डीसी से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। अल्टरनेटिंग में क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स भी किया, मतलब आगे पीछे हो सकता है, इसके पोलरिटी फिक्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके घर में पंखा और बिजली चलता है, आप तार वायर को चेंज करके आप फिर भी पंखा को रोटेट करा सकते हैं, मतलब कि आप पोलरिटी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पावर हाउस जनरेटर हुआ और कार अल्टरनेटर हुआ, ठीक है, इसकी पोलरिटी को आप चेंज कर सकते हैं। पोलरिटी का अर्थ हुआ कि दो पोल्स होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो वायर को यहाँ भी लगा कर इलेक्ट्रिसिटी और फिर इसको यहाँ और फिर इसको यहाँ भी करके आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जनरेटर।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेटर क्या होता है, ये हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि कैसे जनरेटर। लेकिन जनरेटर पढ़ने के लिए हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की जरूरत है। जैसे मोटर पढ़ने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, वैसे जनरेटर पढ़ने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग देखते हैं कि जनरेटर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर का हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल लिखेंगे। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद इसका दूसरा नाम है, अगर छोटे जनरेटर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमो। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायनेमो। अब इसका प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट या मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस करंट पे वर्क करता है। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। दो हेवी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, ए बी सी डी। क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, R1 और R2 दो आपका स्लीप रिंग है, और हाफ रहता था स्प्लिट रिंग, और पूरा फुल है तो स्लीप रिंग। B1 और B2 दो कार्बन ब्रशेज है, एक गैल्वेनोमीटर जी से जोड़ा गया है। ठीक है, अब यह देखते हैं उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर ABCD इज अ जनरेटर। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल which can be rotate rapidly between two poles, जो बहुत तेजी से दो पोल्स के बीच में रोटेट करता है। The two ends A and D of rectangular coil are connected to be two circular pieces of copper metal। दो कॉपर मेटल्स के बीच में R1 और R2 दो स्लीप रिंग कनेक्ट किया गया है। एंड द स्लीप रिंग R1 और R2 रोटेट। ठीक है, R1 और R2 क्या होगा? रोटेट करेगा विद द कॉइल, कॉइल के साथ वो रोटेट करेगा। टू फिक्स्ड पीस ऑफ कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश है, ठीक है, जिसको कार्बन ब्रश कहते हैं, B1 और B2, एक कॉन्टेक्ट में है, स्लीप रिंग के कॉन्टेक्ट में, जो लाइटली पैक है, टाइटली पैक नहीं है। द आउटर इंड ऑफ कार्बन ब्रश आर कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर। आउटर इंड को क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कनेक्ट हो रहा है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, ठीक है, और करंट B to A आ रहा है। तो आप देखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ जा रहा है? दिस इज इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करें करंट को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो AB में जब फोर्स करंट B to A जाएगा तो ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। और D to C देखते हैं, तो D to C करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरह तेजी से क्या करेगा? रोटेट करेगा, और एक कंटिन्यूअस रोटेट करेगा। अब ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन है। अब कैसे वर्किंग करता है ये हम लोग देखते हैं। वर्किंग देखेंगे, द कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। द साइड AB ऑफ द कॉइल मूव्स डाउनवर्ड। AB जब डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, तो CD कहाँ आएगा? मूव्स अप, ऊपर की तरफ आएगा। ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। इस तरह से क्या करेगा? इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? टू साइड AB, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है, ठीक है, कि जब आप फोर्स दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इंड्यूस करंट आपको देगा। ठीक उसी तरह अब AB और CD पे देखते हैं लगा करके क्या करता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो जैसे आप D से C करंट जाएगा, ठीक है, D से C करंट जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। CD जब ऊपर की तरफ जाएगा तो AB क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। इन फर्स्ट हाफ, पहला हाफ में, और CD आ जाएगा AB के पोजीशन पे, AB चला जाएगा CD के पोजीशन पे। Revolution, the current in external circuit flow from brush B1 और B2। जैसे ही क्रॉस करेगा तो B1 और B2 B1 के जगह पे आ जाएगा, B1 क्या चलेगा? B2 के जगह पे चलेगा। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रिवॉल्यूशन के बाद साइड AB स्टार्ट मूविंग अप एंड साइड CD स्टार्ट मूविंग डाउन। तो फिर अब क्या चलेगा? अभी साइड हाफ रोटेशन में नीचे की तरफ चलेगा, फिर ये ऊपर की तरफ चलाएगा। द करंट रिवर्स इस डायरेक्शन 2 टाइम्स। इस तरह से 2 टाइम्स के बाद आपको रिवर्स करंट आएगा।
इन दिस वे अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस इन जनरेटर। इस तरह से ऐसा प्रोसेस करके हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कह रहे वोल्टेज प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज। अब इसके वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करोगे, अभी डिफरेंट तरीके जानते हैं। फर्स्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों तरफ पावरफुल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ठीक है, तो इसमें जो होगा भी वोल्टेज क्रिएट होगा। दूसरा बाय बाइंडिंग द कॉइल अराउंड सॉफ्ट आयरन, इस जो वाइंडिंग करेंगे कॉइल जो बनाएंगे वो सॉफ्ट आयरन का बनाना होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज या मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। थर्ड बाय रोटेटिंग द कॉइल फास्टर, और जितना फास्ट इसका कॉइल रोटेट करेगा उतनी तेजी से आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, मतलब वोल्टेज मिलेगा। और थर्ड बाय यूजिंग अ कॉइल विद लार्जर एरिया, और जो कॉइल आप लगाएंगे उसका एरिया क्या होगा, लार्जर हो जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से आपका एसी जनरेटर खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग अब क्या होता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट टचिंग ऑफ लेव वायर, मतलब जो लेव वायर होता है, जो पॉजिटिव वायर होता है एंड न्यूट्रल आपस में डायरेक्टली टच करेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब उसमें से आग निकलेगा, ठीक है। तो टचिंग ऑफ लीव वायर और न्यूट्रल डायरेक्ट एक दूसरे को टच करेगा। अगर ओवरलैप, इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, दे ड्रॉन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग लोडिंग। कह रहा है कि जब बहुत सारे अप्लायंस को, ठीक है, किसी एक स्विच के माध्यम से एक ही टाइम में कनेक्ट करके बहुत सारे करंट को बाहर जब निकालते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे करंट को बाहर निकालते हैं उस समय वो आपस में ब्रेक हो जाता है, उसी ब्रेक डाउन को हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। मतलब कि एक 5 एम्पियर के शॉर्ट सर्किट सॉकेट से 10 एम्पियर 20 एम्पियर का करंट निकालना या 20 एम्पियर के इम्पीडेंस को चलाना, वो ओवरलोडिंग का काम करेगा। उस समय आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। फ्यूज, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या, एक सेफ्टी डिवाइस है हैविंग शॉर्ट लेंथ, जो छोटे लेंथ का 3 प्लेटेड कॉपर वायर, छोटे छोटे लेंथ का कॉपर वायर का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मतलब थोड़ी सी भी शॉर्ट सर्किट होगी आपस में ब्रेक कर जाएगा। बीच मेल्ट एंड ब्रेक्स द सर्किट, वो जैसे ब्रेक करेगा सर्किट टूट जाएगा, मेल्ट करेगा। इफ द करंट एक्सिस इज सेफ, मतलब सेफ वैल्यू से करंट जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा, टूट जाएगा और बाकी अप्लायंस को क्या करेगा, बचा लेगा। ए फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। फ्यूज वायर होता है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। काहे कि यही सीरीज कॉम्बिनेशन का स्विच एक ही होता है, जैसे वो ब्रेक डाउन होगा उसके बाद सारे अप्लायंस का लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हीट वर्क एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज जो होता है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जैसे करंट अधिक होगा आपस में हीट करेगा, ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा आता है एमसीबी, जस्ट लाइक ईवी एक तरह का फ्यूज है जो मॉडर्न जमाने का फ्यूज है। इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है, चूंकि इसमें मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इट प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग, इसका भी काम है हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करना, मतलब जस्ट लाइक ये फ्यूज है लेकिन ये मॉडर्न जमाने का फ्यूज है और वर्क करने की एबिलिटी दोनों का अलग अलग है। ये आपको फ्यूज जो होता है हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है और एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस कैसे होता है, इस तरह से देखेंगे। इसको बोलते हैं हजार्ड या डेंजरस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकता है इसका ध्यान रखिए। इफ ए पर्सन हैपन टू टच अ लीव इलेक्ट्रिक वायर, जब बोली कोई आदमी लीव इलेक्ट्रिक वायर को टच करेगा, ही गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इवन वो डेथ भी कर सकता है। सेकंड, शॉर्ट सर्किट ड्यू टू डैमेज वायरिंग, ओवरलोडिंग और सर्किट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल फायर इन अ बिल्डिंग। शॉर्ट सर्किट से वायरिंग डैमेज होगा, ओवरलोडिंग होगा या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर भी लग सकता है बिल्डिंग में। तीसरा में डिफेक्ट इन द हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन एंड डिफेक्टिव स्विचेज, क्या हो सकता है, ठीक है, तो वायरिंग लॉस हो सकता है, डिफेक्टिव स्विच हो सकता है, सॉकेट्स हो सकता है, बॉग हो सकता है या फिर स्पार्किंग हो सकता है जिसके कारण आग भी लग सकता है, ठीक है। अब प्रिकॉशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, ये देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रिकॉशन, कैसे प्रिकॉशन से बच सकते हैं। इफ ए पर्सन एक्सीडेंटली टच अ लीव वायर इलेक्ट्रिक वायर
द मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ एट वन सो एज अ कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे अगर कोई पर्सन किसी इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई को टच करता है, सबसे पहले हम मेन सप्लाई को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कट जाए। सेकेंड, द पर्सन विल happen to touch a live wire should be provided an insulation support of wood, plastic और रबर। अगर कोई आदमी टच कर देता है तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, हम लोग वुड, प्लास्टिक या रबर का सहायता लेंगे या इसके माध्यम से उसको टच करेंगे। थर्ड में, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुड बी गिवन अर्थ कनेक्शन टू सेव ओवर सेल्फ फ्रॉम रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सबसे पहले अर्थ कनेक्शन देना चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो बच सके। अगर इलेक्ट्रिक अर्थ कनेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचा जा सकता है। ऑल द स्विच शुड बी पुट इन लीव वायर। जितने भी स्विच होंगे वो लीव वायर में पुट करेंगे। नेक्स्ट में, वी शुड नेवर ऑपरेट स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद 8 हैंड्स। मतलब भीगे हुए हाथ से हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं टच कर सकते हैं, करंट लग जाएगा। The fuse should always be connected in a live wire of the circuit। फ्यूज को हमेशा कहाँ कनेक्ट करना चाहिए, लिव वायर में। मेन सप्लाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फ्यूज को तोड़ने के बाद। The household wiring should be done by using good quality wire having proper thickness and insulation। वायरिंग अगर घर में कराना हो तो गुड क्वालिटी का वायर होना चाहिए, जिसका थिकनेस प्रॉपर होना चाहिए, इंसुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। वी शुड अवॉइड वर्किंग ऑन लीव सर्किट फॉर रिपेयर। लीव सर्किट वायर को हम लोग रिपेयर करने से बचेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रिकॉशन पा सकते हैं। और हम लोग इस चैप्टर के सारे टॉपिक को क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे मेन पॉइंट इसमें है मैक्सवेल थम्स रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। थैंक यू।